हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा यानी क्लास 10th की अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है, आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो आइए एकदम ही आराम से और एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम अपने आज के इस सेशन को यहीं पे शुरू करते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में, क्या होता है पॉलिनोमियल, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, कितने टाइप का होता है हमारा पॉलिनोमियल। और यहाँ पर हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या होता है पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर आपको बताया गया होगा प्रीवियस चैप्टर में कि अगर पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, चेन ऑफ टर्म्स को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ 5x, तो 5x को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, और वेरिएबल का देखिए पावर यहाँ पर क्या है, होल नंबर है। आपको बताया भी क्या होगा कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से डिफाइन हो, सपोज 5x² प्लस 2x और प्लस 7, यहाँ पर हम लोग देख ये रहे हैं कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं उन सब का पावर जो है होल नंबर है। यहाँ देखिए पावर, यहाँ पर इसमें 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x पावर 0 है। इन सब में क्या हमें दिख रहा है कि जो भी पावर है वेरिएबल का वह 0 है, इसलिए 0 नहीं, होल नंबर है, इसलिए हम इन सबको क्या बोलेंगे, इन सबको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो कैसे डिफाइंड होता है पॉलिनोमियल, चेन ऑफ टर्म्स एंड वेरिएबल पावर होल नंबर ओनली इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब समझते हैं इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, इक्वेशन में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ जो लिखा गया है पॉलिनोमियल 5x, अगर मैं इसको इक्वल टू कर देता हूँ कोई भी कांस्टेंट के इक्वल या फिर कोई भी वेरिएबल के इक्वल, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, तो अब जो यहाँ पर बन गया, यहाँ पर देखिए कुछ LHS में है और कुछ RHS में है। अब हम इसको बोलेंगे हम अब इक्वेशन। पहले ये क्या था, पहले ये था पॉलिनोमियल, अब ये बन गया इक्वेशन। समथिंग इक्वल टू समथिंग इज कॉल्ड इक्वेशन। हम ऐसे भी अब इसको डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन को, समथिंग इक्वल टू समथिंग इज कॉल्ड इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूँगा, अब तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1। ये भी हमारा यहाँ पर एक हो गया इक्वेशन। यहाँ पर जो लिखा गया है पॉलिनोमियल 5x² प्लस 2x प्लस 7, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल टू 0, तो अब ये क्या बन गया, पहले यहाँ तक ये पॉलिनोमियल था, अब ये बन गया हमारा इक्वेशन। आई होप आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमें एक्चुअली में पढ़ना है। हमें यहाँ पर आज करना है इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक, आइए एकदम ही डिटेल से और एकदम ही आराम से पहले समझते हैं हम इसके बारे में। देखिए, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है, पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। वह कैसे डिफाइन होता है, वह होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इक्वल टू 0, तो अब यहाँ से क्या हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि इस इक्वेशन का डिग्री 1 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलेंगे इसको हम लोग इक्वेशन, क्योंकि इसका देखिए पावर जो है 1 है, यानी कि डिग्री इस इक्वेशन का 1 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें, जो हमारा होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर x एंड y दो वेरिएबल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लेकिन हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर मीन्स होता है डबल। ठीक है, तो कैसे डिफाइन होगा, यहाँ से डिफाइन हो जाएगा हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सिंपली सा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1।
और सेकंड वाला हो जाएगा, हमें यहाँ पर पेयर चाहिए तो हम सेकंड वाला यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ जो a1 b1 और c1 है, C1 C2 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, हमें बस केवल फोकस करना है यहाँ पर A1 और A1 B1 एंड A2 B2 पे। ठीक, देखिए यहाँ जो A1 और B1 है, जो यहाँ पर A1 है और जो B1 है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है, ये दोनों कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ जिसको आप ध्यान से सुनिए, यहाँ जो x का कोफिशिएंट है और यहाँ जो y का कोफिशिएंट है, ये दोनों एक साथ 0 नहीं होगा। ये कोई इनमें से, इन दोनों में से कोई एक 0 एक टाइम पे हो सकता है, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों को अगर हम 0 कर देते हैं तो हमेशा हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ इक्वेशन कुछ 5x प्लस 6y और प्लस इक्वल टू अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पर 7, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं क्या कर देता हूँ इसी को, यहाँ जो x का कोफिशिएंट है और यहाँ जो y का कोफिशिएंट है, अगर मैं इन दोनों को एक साथ 0 कर देता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 7। ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल हो जाएगा ये 0 और प्लस ये भी 0 इक्वल टू 7। यानी कि क्या कभी अब 0 7 का इक्वल हो सकता है क्या कभी 0 7 के इक्वल हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। तो यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि जब हम x का कोफिशिएंट और जब y का कोफिशिएंट अगर दोनों को हम एक टाइम पे 0 कर दे रहे हैं तो यहाँ से हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट देखने को मिला। ठीक, लेकिन अगर हम सपोज एक टाइम पे किसी एक को 0 करते हैं तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, आइए अब हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसको भी समझ लेते हैं कि अगर हम या तो x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट को अगर हम एक टाइम पे 0 कर देते हैं, दोनों में से कोई एक को 0 करेंगे तो उससे हमें क्या, वहाँ पे फिर हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट देखने को ही मिलेगा या फिर कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा। इसको अब हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 5y इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये तो हो जाएगा हमारा 0, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 5y इक्वल टू 5, यानी कि ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू आ गया 1। तो यहाँ से अगर हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसमें y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे ना तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर y इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, यानी कि देखिए यहाँ से 5 इक्वल टू 5 आ गया। यानी कि यहाँ से एक ये जो हमारा अब आया ना स्टेटमेंट, ये सही, यहाँ पर अब सही वैल्यू आ गया हमारा। तो यहाँ से हम लोगों को बस एक बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हम अगर लिख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमें एक बात को ध्यान में रखना है ये कि जो हमारा x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है, ये दोनों एक टाइम पे 0 नहीं हो सकता। अब हम इसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे और अगर आप नोट करना चाहते हो तो कैसे इन सभी बातों को नोट करोगे, आइए एक बार हम उसको भी डिटेल से समझते हैं। इन सबको ज़रा इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम कैसे अपने हम कॉपी में इन सभी बातों को लिखेंगे मैथमेटिकली, इस बात को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ से क्या, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, वेयर a belongs to real number and b also belongs to real number। इसको हम लोग बोलते हैं belongs to, मीन्स जो a और b का जो वैल्यू होगा वह रियल नंबर में से कोई ना कोई हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस इक्वल टू ये नॉट इक्वल टू 0, where a2 belongs to real number and b2 also belongs to a real number। ठीक, तो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या किस फॉर्म में होगा हमेशा ये, तो ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कंडीशन होती हैं इसको लिखने के लिए। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पर हमारा क्या है टॉपिक अब सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब ये सॉल्यूशन क्या है, तो पहले समझते हैं सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में यहाँ पर 2 रिमार्क करके पॉइंट लिखे गए हैं। इसको जरा हमें ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा इन दोनों पॉइंट को। पहले हम समझ लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में। ये सॉल्यूशन क्या है आखिर। ठीक, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा x है और ये जो y है, इस दोनों का वैल्यू हम खुद से अपने मन से रियल नंबर को पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सपोज अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस y इक्वल टू 5, यानी कि y इक्वल टू 5 माइनस 5, सो y का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, यानी कि यहाँ जो हमारा इक्वेशन जो ये लिखा गया है, इक्वेशन जो ये हमारा है, इसका एक सॉल्यूशन हमारा आ गया। अगर मैं x की जगह पे अगर 1 पुट कर देंगे और y के जगह पर अगर मैं 5 पुट कर देंगे, तो ये जो हमारा दोनों जो यहाँ पर टर्म है LHS और जो RHS है, दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। आइए सब पुट करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 1, जैसा कि हमने यहाँ पे अज्यूम करा है, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस y का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारा 5। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये सॉरी यहाँ पर हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ का तो y का वैल्यू होने वाला है 0, यहाँ y का वैल्यू होने वाला है 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 0, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। तो यानी कि हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा 0 और ये इक्वल टू हो जाएगा 5। आप चेक कर सकते हो, यहाँ से 5 इक्वल टू 5 आ गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो हमारा इक्वेशन यहाँ पर जो गिवन था, इसका एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। आपको एक और बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जब भी हम लिखते हैं तो उससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। हमें क्या मिलता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से हम जब भी उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उससे हमेशा हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। तो यानी कि हमारे पास एक पॉइंट आ गया हमारा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जो ये सॉल्यूशन आ गया ना इसका, एक्चुअली ये जो हमारा इक्वेशन था इसका यहाँ पर आ गया सॉल्यूशन। तो अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट क्या बोला जा रहा है, जो कि रिमार्क करके यहाँ पर 2 पॉइंट बताए गए हैं, इसको हम समझते हैं। बोला जा रहा है ऑल पॉइंट्स लाई ऑन लाइन, ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन लाइन्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन्स आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जितने भी पॉइंट्स जो होती हैं, सपोज अगर मैं ये जो हमारा इक्वेशन है, अगर मैं इसका एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। यहाँ से हमारा पॉइंट क्या आ गया, 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3, ये 0 1 2 3। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा 0 है और x इक्वल टू 1 है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 1 और 0, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट y 0। हम पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, यानी कि x हमारा 1 है और y आ गया 0। हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर प्लॉट करना है तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, और हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया है, एक पॉइंट हमारा ये आ गया है x y। जैसे ही हम x का वैल्यू 1 पुट किए हैं तो y का वैल्यू आ गया है 0।
अब हमें एक और पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, खुद से ही अपने मन से क्या कर लेंगे, एक एक्स का या फिर वाई का वैल्यू पुट करेंगे, किसी एक का वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट वाला सेकंड वाले का वैल्यू ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ x इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ सॉरी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो आ ही गया है, थोड़ा सा और कोई वैल्यू पुट किया जाए तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, चलिए सॉरी x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये तो हो जाएगा पूरा 0, यानी कि y का वैल्यू आ गया 5। यहाँ से हमारा इस इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन आ गया, और वह क्या है सॉल्यूशन, जैसे ही हम x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू आ जा रहा है 5। तो ये हो गया हमारा इस लीनियर इक्वेशन का दो यहाँ पर हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर किसी भी जो को अगर हम किसी भी अगर हम लेते हैं जो हमारा ये है हमारा इक्वेशन, अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हम पॉइंट यानी कि सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं तो उसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। कैसे, आप अपने मन से कोई भी इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक का वैल्यू, कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, किसी एक का वैल्यू पुट करोगे तो सेकंड वाले का ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से आप जितने वैल्यू पुट करोगे उतना ही सेकंड वाले का वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पर बहुत सारा हमारा क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा, अगर मैं आगे थोड़ा सा इस ग्राफ को और आगे प्लॉट करूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। ये था हमारा पूरा लाइन y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 4, ये 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया y। ठीक, पॉइंट है हमारा y 5 x 0, x 0 है y 5, यानी कि हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला। तो अगर मैं इसका एक अब हमारे पास दो पॉइंट आ गया, और हमें ये मालूम है कि किसी भी अगर हम दो पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का लाइन। यानी कि आप यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि जो जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था, जो जो पॉइंट इस सॉल्यूशन का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था, वे देखिए दोनों पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वे सब क्या करते हैं, लाइन पे लाई करेंगे, उस इक्वेशन का जो भी लाइन होगा उस पे लाई करेंगे। ऑल पॉइंट्स लाई ऑन लाइन आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जितने भी पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं वे सब सॉल्यूशन होते हैं, और जितने भी सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन का वे सब उस इक्वेशन के लाइन पे लाई करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट को आपको समझना होगा। पहला पॉइंट ये है हमारा कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वे सब पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और सेकेंड पॉइंट में बोला जा रहा है जितने भी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वे सब पॉइंट उस पर्टिकुलर लाइन पे लाई करेगा। यानी कि ये जो हमारा लाइन आया है, इस लाइन पे ये सब जो भी पॉइंट होंगे ये सब क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दोनों पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या बढ़ते हैं कि अब हम बढ़ते हैं इस बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है, अगर हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है तो वह एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे। या तो देखिए अगर हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है तो या तो क्या होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा यानी कि इंटरसेक्ट करेगा, या फिर दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा इसके तरह, या फिर जो दोनों लाइन होगा वह कोइंसिडेंट करेगा यानी कि एक के ऊपर ही एक लाइन आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर कोई दो लाइन है, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है तो वह एक दूसरे से
कुछ इस तरह से रिलेट करेंगे, या तो दोनों पैरेलल होगा, या तो दोनों इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर दोनों कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अब हमें समझना है कि जो अगर हमारे पास कुछ इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन दिया गया है तो उस इक्वेशन को हमें देखते ही ये हमारे मन में आ जाना चाहिए कि उससे जो लाइन बनेगा, उस इक्वेशन से जो भी लाइन हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, वह लाइन कब कब इंटरसेक्टिंग होंगे, कब कब पैरेलल होंगे, और कब कब कोइंसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम एकदम ही डिटेल से अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर कोई दो लाइन है तो पहला या तो वह एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका कंडीशन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों से हम कैसे पहचानेंगे कि लाइन हमारा इंटरसेक्टिंग होगा। तो यहाँ जो हम बस केवल थोड़ा सा फोकस करेंगे जो भी वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट पे। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि तो यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका जो कोफिशिएंट है, इसमें x का जो कोफिशिएंट है a1, यहाँ y का कोफिशिएंट है b1, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। यहाँ जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ x का कोफिशिएंट है a2, y का कोफिशिएंट है b2 एंड c2 है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो देखिए, अगर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अगर हम a1 और a2 का अगर रेशियो फाइंड कर रहे हैं, a1 कहाँ से आएगा, तो ये हमारा a1 है फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, a2 कहाँ है, सेकेंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट। अगर इन दोनों का रेशियो अगर ये इक्वल नहीं है b1 बाई b2, अगर कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है, अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन है और दोनों में से जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है, अगर हम दोनों का रेशियो अलग अलग फाइंड कर लेते हैं और अगर वे दोनों इक्वल नहीं आता है तो लाइन हमेशा इंटरसेक्टिंग होगा, लाइन हमेशा किसी एक पॉइंट पे दोनों क्रॉस करेंगे, यानी कि इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब कोई लाइन इंटरसेक्टिंग होता है तो इसका वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है। यहाँ से हम बोलेंगे वन सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ से कुछ एग्जांपल लूँ कैसे हम कंपेयर करेंगे, तो सपोज अगर मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ इक्वेशन 5x + 2y और +3 = 0, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और मैं एक और लिखता हूँ अगर इक्वेशन 3x + 5y + 6 = 0, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो आप यहाँ से कंपेयर करके ज़रा चेक कर लो। देखिए, जो हमारा जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं a1 a2, और जो यहाँ पर y का जो होगा कोफिशिएंट उसको बोलते हैं b1 b2, और कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं c1 c2। तो अगर मैं यहाँ से a1 बाई a2 फाइंड करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/3। एंड अगर मैं यहाँ से b1 बाई b2 फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। और यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ से जो हमारा ये दोनों इक्वेशन है, जब हम इन दोनों इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ से भी हमें एक मिलेगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी इस इक्वेशन से भी मिलेगा हमें एक स्ट्रेट लाइन। तो जो दोनों लाइन जो होंगे ना, वे दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, यानी कि उन दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा, यानी कि और जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। यानी कि उसी पॉइंट पे दोनों जो है, दोनों का LHS और RHS जो होगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन कि अगर a1 बाई a2 ये अगर इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, तो यहाँ से लाइन हमारा हो जाता है इंटरसेक्टिंग, और इसका वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है, या फिर हम इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये था हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो लाइन है। सपोज ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है, सपोज ये लाइन L है, और ये जो आपको दिख रहा है हमारा ब्लू कलर वाला, ये सपोज हमारा लाइन M है। तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो दोनों लाइन है इसका बहुत सारा कॉमन पॉइंट यहाँ पर है।
यहाँ पर बहुत सारा कॉमन पॉइंट है, बहुत इन्फिनाइट यहाँ पर कॉमन पॉइंट है। तो कैसा कंडीशन होगा, हमारा पास क्या था इक्वेशन, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये था फर्स्ट इक्वेशन। और था सेकेंड वाला a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये था सेकेंड इक्वेशन जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिंपली कंपेयर करना होगा x का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, और जो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है, इन तीनों को हमें यहाँ पर कंपेयर करके चेक करना पड़ेगा कि अगर a1 बाई a2 अगर ये इक्वल है b1 बाई b2, और अगर ये इक्वल है c1 बाई c2 के, अगर कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है a1 बाई a2 अगर इक्वल है b1 बाई b2, और अगर ये भी इक्वल है c1 बाई c2, यानी कि अगर ये तीनों अगर रेशियो अगर इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा जो दोनों लाइन होंगे वह कोइंसिडेंट करेंगे। यानी कि जो दोनों लाइन का जो यहाँ पर दोनों लाइन जब हम प्लॉट करेंगे ना, तो क्या होगा, लाइन एक के ऊपर एक ऐसे लाई करेगा, यानी कि और इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कुछ यहाँ पर लेता हूँ इक्वेशन, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं यहाँ से ले लूँ x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से ले लेता हूँ अगर मैं क्या चीज़ 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इन दोनों को अब कंपेयर करूँ दोनों इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 को, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, a1 हमारा 1 है। अगर यहाँ पे फाइंड करते हैं a1 बाई a2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 बाई 2 हो जाएगा, ये 1 बाई 2। और अगर मैं फाइंड करता हूँ b1 बाई b2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 बाई 4, यानी कि ये भी हो जाएगा 1 बाई 2। और अगर मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ c1 बाई c2, जो कि है माइनस 5 बाई माइनस 10, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा 1 बाई 2। तो हमें यहाँ पर अब साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा यहाँ पर a1 बाई a2 है, और जो b1 बाई b2 है, और जो c1 बाई c2 है, तीनों यहाँ पर इक्वल है। यानी कि यहाँ पर पूरा ये हमारा कंडीशन बन रहा है, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल है c1 बाई c2। जब भी ऐसा कंडीशन बनता है, तो जो दोनों लाइन होंगे वे दोनों क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे। देखिए जितना इक्वेशन होगा उतना ही लाइन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन है, इसलिए हमारे पास 2 लाइन आएंगे, और जो यहाँ पर जो दोनों लाइन होगा वह दोनों कोइंसिडेंट करेंगे। मीन्स क्या, दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगा, यानी कि उनका जो है बहुत सारा यहाँ पर कॉमन पॉइंट आएगा। यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर लाइन अगर कोइंसिडेंट करता है तो यहाँ पर इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन लिखा गया है ना, इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर आपको बताया भी गया था, यहाँ पर जो हम दोनों पॉइंट यहाँ पर रिमार्क करके लिखे थे कि जितने भी पॉइंट होंगे वह इक्वेशन का जो लाइन होगा उस पर लाई करेगा, और जितने भी सॉल्यूशन होंगे वे सब लाइन पे लाई करेंगे, और जितने भी पॉइंट लाइन पे लाई करेंगे वे सब सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पर देखिए दोनों का जो है, इन दोनों लाइन का बहुत सारा कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कोइंसिडेंट लाइन का इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक, अरे ये क्या हो जा रहा है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक यानी कि 1 सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट लाइन का इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों पॉइंट। अब हम समझते हैं पैरेलल लाइन का कंसेप्ट, यानी कि जो हमारा थर्ड होगा कि अगर कोई 2 लाइन कैसे एक दूसरे से रिलेट करेंगे, तो हम 2 पॉइंट पढ़ें इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट के बारे में। अब हम समझते हैं पैरेलल लाइन के बारे में। कब कोई 2 लाइंस पैरेलल होंगे, कंडीशन क्या है, इक्वेशन को देख करके ही हमें बता देना है कि लाइन पैरेलल होगा, लाइन कोइंसिडेंट करेगा, या फिर लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। तो हमने 2 अभी पढ़ा, अगर a1 बाई a2 अगर इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के,
तो इस कंडीशन में हमारा लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। और अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 और ये इक्वल है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में लाइन हमारा कोइंसिडेंट करता है। अब हमारा थर्ड केस है कि दो लाइन कब पैरेलल होगा, कब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होते हैं। तो हम यहाँ पर अगर फिर से लिखते हैं अगर इक्वेशन को, तो यहाँ से कैसे इक्वेशन होगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है, इन दोनों को अगेन हमें कंपेयर करके चेक करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करेंगे आइए देखते हैं। अगर हम क्या कर देते हैं A1/A2 अगर इक्वल है B1/B2, अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यहाँ पर आ गया है। कोइंसिडेंट लाइन में भी क्या हो रहा था, A1/A2 इक्वल आ रहा था B1/B2, लेकिन कोइंसिडेंट में इक्वल था C1/C2, बट पैरेलल लाइन के केस में ये C1/C2 इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर पैरेलल लाइन के कंसेप्ट में A1/A2 इक्वल होता है B1/B2, बट C1/C2 के इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर मैं आपको एक लाइन में अब यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करूँ कि अगर यहाँ से क्या हो A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2, तो इस कंडीशन में लाइन हमारा क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि जो दोनों लाइन होगा वह किसी एक पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। और अगर A1/A2 अगर इक्वल है B1/B2 और अगर ये इक्वल है C1/C2, तो इस कंडीशन में दो लाइन जो होगा वह क्या करते हैं, कोइंसिडेंट करते हैं। यहाँ से लाइन हमारा L और ये M था, ये भी लाइन L और ये M है। यहाँ पर दोनों का बहुत सारा कॉमन पॉइंट आ जा रहा है। और थर्ड केस क्या आ गया हमारा पैरेलल वाला, कि अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट ये इक्वल नहीं है C1/C2 के, तो इस केस में लाइन जो होता है हमारा अब पैरेलल होता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो हमने यहाँ पर पढ़ा, तीनों फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में एंड थर्ड केस में, आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर जो हमारा लाइन होता है पैरेलल लाइन, इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं आपको फिर बता दूं, किसी भी लाइन का जितना भी कॉमन पॉइंट होता है उतना ही सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पैरेलल की केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट तो है ही नहीं, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा हमारा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट करता है तो उसके पास इन्फिनाइट कॉमन पॉइंट आ जाता है, तो जितना कॉमन पॉइंट उतना सॉल्यूशन। अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उन दोनों लाइन के बीच जो होगा एक कॉमन पॉइंट होगा, और जितना कॉमन पॉइंट उतना सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग में वन सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट में इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। कंडीशन हमारा ये है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल टू C1/C2। बट पैरेलल की केस में क्या होगा, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसको कैसे पहचाना जाता है, तो यहाँ पर लिखा गया है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में लाइन हमारा पैरेलल होता है, और पैरेलल लाइन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने जो भी टॉपिक को पढ़े आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। आपको अभी कोई डाउट है तो अपना कमेंट डालिए, और आपको मज़ा आया है आज के सेशन में तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में।